हेलो विद्यार्थियों। आज इतिहास का दूसरा पाठ पाठ का नाम है यूरोप और भारत। यूरोप और भारत। यूरोप एक महाद्वीप है और भारत एक देश है। तो यूरोप महाद्वीप के बारे में जानकारी करेंगे और भारत जो देश है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पाठ का नाम है यूरोप और भारत। तो चलिए पाठ शुरुआत करते हैं। पहले दिया गया है पुनर्जागरण युग। पुनर्जागरण पुनर्जागरण को अंग्रेजी में कहते हैं रेनेसांस। रेनेसांस का मतलब होता है पुनर्जन्म। तो पुनर्जागरण की जो शुरुआत हुई 13वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी में और यूरोप में हुई। ये कहाँ पे हुई? यूरोप में। तो पुनर्जागरण किस क्षेत्र में हुआ? पुनर्जागरण जो है अगर देखा जाए तो कला विज्ञान साहित्य, इसके बाद धर्म में कुछ हुआ। इसके कारण आगे चलकर भौगोलिक खोज हुआ। अमेरिका की स्वाधीनता संग्राम लड़ा गया। फ्रांस की राजक्रांति हुई है और लेखन यानी छपाई यंत्र का आविष्कार हुआ। यह तमाम प्रकार अगर देखा जाए तो पुनर्जागरण युग में आता है। लेकिन यहाँ पुनर्जागरण जो युग दिया है केवल 13वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक दिया है। तो 13वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक आपको इस युग में पुनर्जागरण, धार्मिक सुधार आंदोलन और भौगोलिक खोज, ये 3 चीज घटनाओं पर विचार रखा गया है। तो आइए पुनर्जागरण जो है यह यूरोप में यानी कला दर्शन साहित्य में उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ है। और वह जो है परिवर्तन जो हुआ वह परिवर्तन क्या था? जैसे पुनर्जागरण में यानी अगर हम जैसे धर्म लिखेंगे, धर्म, तो धर्म में तमाम रूढ़िवादी परंपराएं थीं, तमाम अंधश्रद्धा था। तो धीरे धीरे रूढ़िवादी प्रथाएं और अंधश्रद्धा को हटाया गया और मानवता को महत्व दिया गया। उसकी जगह पर क्या दिया गया? मानवता को महत्व दिया गया है। इसके बाद 1450 में जर्मनी के जोहान्स गुटेनबर्ग ने छपाई यंत्र का आविष्कार किया। तो इसका नतीजा ये हुआ कि साहित्य धड़ाधड़ छपने लगे, लोगों तक पहुंचने लगे और लोगों के ज्ञान का प्रसार का माध्यम अगर देखा जाए तो छपाई यंत्र के कारण ही हो पाया है। इसके बाद धार्मिक सुधार आंदोलन क्या है? धार्मिक सुधार में पहले देखिए यूरोप में विशेषतः वहाँ पे जो धार्मिक संस्थान हैं, धार्मिक संस्थान में रोमन कैथोलिक की जो है लोगों ने आलोचना शुरू कर दी। यानी रोमन कैथोलिक में जो ईसाई धर्मगुरु थे वह लोगों से लाभ उठाकर कर्मकांड का ढोल पीटते थे, धर्म के नाम पर लोगों को शोषण करते थे। इनके विरोध में जो आंदोलन शुरू हुआ उसे कहते हैं धार्मिक सुधार आंदोलन। तो धार्मिक सुधार आंदोलन किसे कहते हैं? आप कह सकते हैं रोमन कैथोलिक चर्च में, वहाँ ईसाई धर्मगुरु का आधिपत्य था। वह लोगों को कर्मकांड का बढ़ावा देते थे, कर्मकांड को का ढोल पीटते थे, लोगों को लूटते थे। इसके विरोध में जो आंदोलन शुरू हुआ उसे कहते हैं धर्म सुधार आंदोलन। अगला है भौगोलिक खोज। 1453 में ऑटोमन तुर्कों ने बाइजेंटाइन साम्राज्य की राजधानी कास्टिनियोपल यानी इस्तांबुल को जीत लिया। जब तुर्कियों ने इस्तांबुल को जीत लिया
तो एशिया और यूरोप को जोड़ने वाला जो मार्ग था वह तुर्कियों ने क्या कर दिया, बंद कर दिया। नतीजा ये हुआ कि यूरोपीय जो व्यापारी थे वो एशिया में आकर व्यापार नहीं कर सकते थे। इसलिए यूरोपीय व्यापारियों ने अपनी समस्या अपने यहाँ के राजाओं को बताया। तो उनके राजाओं ने क्या किया, नाविकों को प्रोत्साहन दिया कि वो भौगोलिक खोज करें। तो भौगोलिक खोज के लिए जैसे मानिए अमेरिका खोज हुआ, भारत खोज हुआ, अफ्रीका खोज हुआ। तो अमेरिका का खोज मान लीजिए जैसे 1492 क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया। भारत का खोज वास्को द गामा 1498 में किया। और अफ्रीका की खोज बार्थोलोम्यू डायस वह 1487 में किया। तो कहने वाले यह जब खोज हो गया, समुद्री मार्ग का खोज हो गया, तो यूरोपीय जितने व्यापारी थे वह अपना व्यापार समुद्र के रास्ते से, जलयान से करने लगे। और उसका फ़ायदा आगे उन लोगों को ये मिला कि वो धीरे धीरे जिस देश में व्यापार करते थे उसी देश को उन्होंने गुलाम बनाना शुरू कर दिया था। आइए अब यूरोप में वैचारिक क्रांति। यूरोप में वैचारिक क्रांति क्या है? पुनर्जागरण में परिवर्तन आए, उनके फलस्वरूप लोगों में नई नई संकल्पनाएं आईं। अंधश्रद्धा, अज्ञान यह धीरे धीरे मुक्त होने लगा। जो धार्मिक जो सुधार हुआ, वो धार्मिक सुधार के कारण ही धीरे धीरे लोगों का जो वैचारिक था वह वैचारिकता में धीरे धीरे सुधार होने लगा। तो एक प्रकार का सुधार आया। राजनीतिक क्षेत्र की क्रांति। तो राजनीतिक क्षेत्र देखेंगे तो 18वीं और 19वीं शताब्दी में जो घटनाएं घटी हैं उसे क्रांति युग के नाम से जाना जाता है। तो पहला क्रांति युग जैसे अमेरिका का, मान लीजिए अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम है। तो आपको मालूम है कि जब अमेरिका का पता जब कोलंबस ने लगाया, अमेरिगो ने लगाया, जब अमेरिका का पता चल गया तो यहाँ के व्यापारी जब जल मार्ग से अमेरिका में जाकर जब व्यापार करने लगे तो व्यापार करते करते इंग्लैंड ने क्या किया था कि उत्तरी अमेरिका में करीब 13 उपनिवेशों पर, 13 जगहों पर उसने अपना व्यापार स्थायित कर लिया, व्यापार करने लगा और वहाँ के लोगों का शोषण करने लगा। यहाँ तक कि इंग्लैंड की संसद में भी एक तरह से कानून पारित हो गया। कानून पारित जब हो गया कि अमेरिका में रहने वाले लोगों पर कर लगाना या किसी सामान के ऊपर कर लगाना, यह जो है उनका एक तरह से अधिकार हो जाएगा। तो इसके खिलाफ पूरे अमेरिकन लोगों ने एक तरह से आवाज़ उठाई और उनके जो नेता थे उनका नाम था जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन ने सभी को एकत्रित किया और अंग्रेजी सेनाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी और इस युद्ध में एक तरह से अमेरिका की विजय हुई। जॉर्ज वाशिंगटन इस युद्ध में विजयी हुए और अमेरिका क्या हुआ, स्वतंत्र हुआ। इसके बाद फ्रांस की राजक्रांति। 1789 में फ्रांस में राजक्रांति हुई क्योंकि वहाँ का जो राजा था वह एक तरह से अगर देखा जाए तो वहाँ 3 प्रकार के स्टेटस यानी 3 प्रकार के स्तर बना कर रखा था, मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग। तो उच्च वर्ग में जो पोप, पादरी या और लोग रहते थे तो उनके ऊपर कर नहीं लगाया जाता था। कर ज़्यादा निम्न वर्ग के ऊपर लगाया जाता था, ठीक, और मध्यम वर्ग के ऊपर थोड़ा कर लगता था। इसलिए उन लोगों ने क्या किया, सभी लोग मिल करके वहाँ के राजा खिलाफ क्या हुआ, क्रांति की। और क्रांति करने के बाद राजा को त्याग देना पड़ा और इसके बाद वहाँ पे राजक्रांति में स्वतंत्रता, समता, बंधुता जैसे मूल्य आगे आए और यह मूल्य धीरे धीरे पूरे विश्व में फैल गए। औद्योगिक क्रांति। अब औद्योगिक क्रांति क्या है? 8वीं शताब्दी में यानी पूरे यूरोप में इंग्लैंड एक ऐसा देश था जो कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा व्यापार करने में अग्रणी रहता था। तो वो क्या करता था, वह छोटे छोटे जो उद्योग थे उनके स्थान पर
बड़े बड़े उद्योग ने घेर लिया। इसके बाद कच्चा माल दूसरे देशों से ले जाता था, उसको पक्का माल बनाने के बाद वो क्या करता, उसी देश में महंगे दाम पर बेचने लगता था। इसके बाद उसके औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप वहाँ पे रेल, वाष्प इंजन, जलयान, ये सब धीरे धीरे वह बनाने लगा। और बनाने के बाद वह धीरे धीरे पूरे विश्व पर अपना व्यापार स्थापित कर लिया। उसके बढ़ते हुए वर्चस्व को देखकर और यूरोपीय देशों के अंदर यह लालसा होने लगी कि हम भी व्यापार करें। इसके बाद पुर्तगाल, हॉलैंड, बेल्जियम और इसके बाद फ्रांस, यह तमाम ऐसे थे, या आगे चलकर अमेरिका भी, ये सब तमाम ऐसे देश थे जो कि इंग्लैंड की राह पर चलने लगे और दूसरे देश पर कब्जा करने लगे। पूंजीवाद का उदय। जब नए समुद्री मार्ग की खोज हो गई, एशिया महाद्वीप में व्यापार एक तरह से विदेशी यानी यूरोप से और एशिया महाद्वीप से व्यापार जब होने लगा, माल यहाँ से जाता था, वहाँ से माल आता था, यह सब जब होने लगा तो यहाँ एशिया का ज़्यादातर पूंजी यह यूरोप में एक तरह से इकट्ठा होने लगा। जब वहाँ पे इकट्ठा होने लगा तो धीरे धीरे अगर देखा जाए तो यूरोपीय देश धन संचय करने लगे, वहाँ पे धन संपदा बढ़ने लगा, एशिया का सोना यूरोप में जाने लगा, इसलिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उदय वहाँ पे हुआ। उपनिवेशवाद क्या है? उपनिवेशवाद किसी भी देश, देखो ये उपनिवेशवाद जो है टिप्पणी में भी लिखने आएगा, तो ये पॉइंट हमेशा याद रखना। उपनिवेशवाद जो है ये आप टिप्पणी में लिख देना। किसी भी देश के कुछ लोगों द्वारा दूसरे भूप्रदेश में किसी विशिष्ट क्षेत्र में अपनी बस्ती बसाने, उपनिवेश स्थापित करना चाहते थे और किसी आर्थिक सैन्य दृष्टि से बलशाली देश का अपनी सामर्थ्य बल पर भूप्रदेश पर अपना राजनीतिक वर्चस्व स्थापित करना उपनिवेशवाद कहलाता था। जैसे उदाहरण के लिए इंग्लैंड ने पहले अमेरिका में व्यापार किया, व्यापार करते करते उसने करीब उत्तरी अमेरिका में 13 जगहों पर अपना पूरी तरह से साम्राज्य स्थापित कर लिया, उपनिवेश स्थापित कर लिया। वहाँ पे अपना मनमानी करने लगा, सैनिक दृष्टि से एक तरह से अगर देखा जाए तो वहाँ के लोग पर सख्ती करने लगा, इसी कहते उपनिवेशवाद। साम्राज्यवाद क्या है? विकसित राष्ट्रों द्वारा अधिपत राष्ट्रों पर अपना वर्चस्व स्थापित करना, अनेक नए उपनिवेश स्थापित करना साम्राज्यवाद कहलाता है। जैसे इंग्लैंड है, अमेरिका है, ये छोटे मोटे देश पर पहले अपना व्यापार करेंगे, व्यापार करते समय उनको इतना कर्ज ला देंगे, इतना उनके ऊपर कर्ज हो जाएगा कि वह देश पूरी तरह से इन देशों के अंदर क्या हो जाएगा, अधीन हो जाएगा। इसलिए एशिया और अफ्रीका के तमाम ऐसे देश थे जो एक तरह से देखा जाए तो यह इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका के वह एक तरह से गुलाम बन चुके थे। आइए, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत का साम्राज्य। 16वीं शताब्दी में सबसे पहले अंग्रेज व्यापार कर ही रहे थे। 16वीं शताब्दी में यहाँ का जो बादशाह था वो जहांगीर था, लेकिन जहांगीर बहुत आलसी था और उसके आलसपन का मतलब ये था कि राजकाज पूरी उसकी जो बेगम थी नूरजहाँ, वो नूरजहाँ जो है वो सब संभालती थी। इसलिए अंग्रेज जो है आसानी से यानी एक तरह से व्यापार करने के लिए उनको अनुमति मिल गई। फिर अंग्रेज जब यहाँ पे अपना व्यापार करने लगे तो फ्रांसीसी कंपनी भी यहाँ पे अपना व्यापार कर रही थी। एक दूसरे व्यापारी प्रतिद्वंदी बन गए और दोनों के बीच में युद्ध हुआ, उसे हम कहते हैं कर्नाटक का युद्ध। कुल प्रकार 3 युद्ध हुए और कर्नाटक का युद्ध कहा जाता है। बंगाल ब्रिटिश इंडिया कंपनी सत्ता की स्थापना। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना बंगाल में, बंगाल प्रांत में। बंगाल प्रांत ऐसा था कि उस समय देखिए बिहार है, उड़ीसा है, असम कुल मिलाकर का देखा जाए आज का बांग्लादेश, ये पूरा मिलाकर बंगाल प्रांत यानी इंडिया में सबसे बड़ा प्रांत बंगाल प्रांत था और बहुत संपन्न प्रांत था, यानी उपजाऊ जमीन से लेकर सब कुछ। वहाँ का जो नवाब था वो सिराजुद्दौला था, लेकिन सिराजुद्दौला
वह अंग्रेज़ों की चालाकी बहुत अच्छी तरह जानता था, इसलिए वह हमेशा अंग्रेज़ों से दूरियां ही बना के रखता था। लेकिन फिर भी अंग्रेजी जो हुकूमतें थीं वह नवाब की कुछ बात मानती थी। ये बात तो ऐसा हुआ कि अंग्रेज़ों ने नवाब के बिना अनुमति से ही अपने गोदामों को चारों बाल खड़ी कर दिए। जब सिराजुद्दौला का पता चला तो उसने क्या कर दिया, उसने जो बाढ़ था उसको क्या कर दिया, गिरा दिया। जब गिरा दिया तो ये अंग्रेज़ों को अच्छा नहीं लगा, तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, उसका जो सेनापति मीर जाफ़र था उसको मिलाया और बोला कि तुमको हम युद्ध करेंगे, युद्ध में अगर तुम हमारा साथ दे दोगे तो मैं सिराजुद्दौला को पराजित करके उसकी जगह पर तुमको नवाब बना दूंगा। और मीर जाफ़र अंग्रेज़ों के बहकावे में आ गया। जब सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच में 1757 में प्लासी का जब युद्ध हुआ तो उसमें मीर जाफ़र जो है वह नवाब का साथ नहीं दिया, सिराजुद्दौला का साथ नहीं दिया, न तो खुद साथ दिया न सैनिकों को साथ देने दिया, जिसका नतीजा हुआ कि सिराजुद्दौला का पराजय हुआ। सिराजुद्दौला जब पराजय हुआ तो अंग्रेज़ों ने अपने मन माफी यानी मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया। लेकिन ज़्यादा दिन तक वह जो है मीर जाफ़र वह नवाब नहीं बन पाया, क्योंकि मीर जाफ़र ने अंग्रेज़ों के जो अवैध व्यापार थे वह रोकथाम करने की चेष्टा की। नतीजा हुआ कि अंग्रेज़ों ने उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। तो मीर कासिम जो है बंगाल का नवाब जो है बना। तो धीरे धीरे करके अगर देखा जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेज़ों का यानी बंगाल में कब्जा होने के साथ साथ धीरे धीरे देखेंगे तो बिहार में, इलाहाबाद में, हर जगह देखा जाए तो धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रसार होने लगा। अंग्रेज मैसूर संघर्ष, अंग्रेज अब धीरे धीरे मैसूर का सबसे प्रतापी जो उस समय नवाब थे हैदर अली थे। तो हैदर अली बहुत ही एक ताकतवर थे, लेकिन उनके मृत्यु के बाद उनका लड़का जो है टीपू सुल्तान मैसूर का सुल्तान बना। तो अंग्रेज़ों के विरुद्ध में वह टीपू सुल्तान था, युद्ध हुआ, टीपू सुल्तान जो है की मृत्यु हुई, इसलिए मैसूर जो है वह भी देखा जाए अंग्रेज़ों का आधिपत्य में आ गया। फिर इसके बाद अंग्रेज़ों ने अपना ध्यान मोड़ा सिंध की तरफ, लेकिन जो सिंध का सबसे बड़ा प्रांत था पंजाब, वहाँ का पंजाब के जो राजा थे वह रणजीत सिंह थे। तो रणजीत सिंह जो थे वह बहुत ही अगर देखा जाए तो बहुत ही शक्तिशाली थे, बहुत शक्तिशाली थे। उनके सामने अंग्रेज़ों की कुछ लगती नहीं थी। लेकिन उनकी मृत्यु की बात उनका बेटा दिलीप सिंह गद्दी पर बैठा। जब दिलीप सिंह गद्दी पर बैठा तो फिर अंग्रेज़ों ने क्या किया, यहाँ पे आक्रमण किए। आक्रमण करने के बाद सिखों की पराजय हुई और इसके बाद जो है अंग्रेज़ों ने अपना प्रभाव धीरे धीरे पंजाब यानी सिंध पर अगर देखा जाए तो उन्होंने कायम रख दिया। इसके बाद अंग्रेज़ों ने धीरे धीरे मराठों की सत्ता से उन्होंने क्या किया, संधियाँ किया, फिर मराठों को उन्होंने पराजित भी किया और धीरे धीरे अंग्रेज पूरे भारत में फैल गए। अब आइए प्रश्न उत्तर हम बता देते हैं। 1453 में ऑटोमन तुर्कियों ने शहर को जीत लिया। तो कौन सा के जीता, कास्टिनोपल, कास्टिनोपल जिसको इस्तांबुल कहते हैं। तो पहले का आप ब भरेंगे। दूसरा औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ में हुआ, तो दूसरे में लिखेंगे अ, इंग्लैंड में। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ था, दूसरे अ। तीसरा अंग्रेजों के और व्यापार की रोकथाम का प्रथम ने किया, तीसरा। तो तीसरा अगर आप देखेंगे तो लिखेंगे मीर जाफ़र यानी क, ठीक है। इसके बाद संकल्पनाएं, संकल्पना टिप्पणी आपको लिखना है। उपनिवेशवाद, पुनर्जागरण, साम्राज्यवाद और पूंजीवाद। तो इसके बारे में लिखिए। जैसे उपनिवेशवाद बताया था कि जब कोई देश व्यापार के माध्यम से किसी देश में अपना व्यापार करते समय अपना आर्थिक जब वहाँ पे लोगों पर लाद देता है तो उसे कहते हैं उपनिवेशवाद। साम्राज्यवाद है
जब कोई देश किसी देश में जाकर व्यापार करते समय अपना उपनिवेश स्थापित करता है, उपनिवेश स्थापित करने के बाद जब अपना सैनिक बल का प्रयोग करता है, वहाँ के लोगों का स्वतंत्रता छीन लेता है, तो इसको कहते हैं साम्राज्यवाद। पुनर्जागरण युग, आपको बताया गया पुनर्जागरण को अंग्रेजी में रेनेसांस कहते हैं। पुनर्जागरण युग जो 13वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक चला। इस पुनर्जागरण में अगर देखा जाए तो धार्मिक सुधार आंदोलन हुए हैं, और इसके बाद भौगोलिक खोज हुआ है, औद्योगिक क्रांति हुई है, और कला विज्ञान साहित्य में तमाम परिवर्तन हुए हैं। यानी कला में अगर देखेंगे तो इसमें लियोनार्डो दा विंसी जो महान चित्रकार थे उनका भी नाम आया है। ये आप पुनर्जागरण ले सकते हैं। पूंजीवाद क्या है? भौगोलिक खोज होने के बाद यूरोप के जो भी व्यापारी थे वो जलयानों के माध्यम से एशिया अफ्रीका में अपना व्यापार करने लगे। व्यापार करते समय एशिया अफ्रीका की जो भी धन संपदा था, कच्चा माल, धन संपदा, सोना, यह सब धीरे धीरे यूरोप में जाने लगा। यूरोप में जाने लगा, इससे यूरोपीय व्यापारी और यूरोप देश पूरी तरह से संपन्न बन गए और उस पैसे के बल पर, वो आर्थिक संपदा बल से वह एशिया अफ्रीकन लोगों के ऊपर अत्याचार करने लगे। इसी को कहते हैं पूंजीवाद। अगला है प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला का पराजय हुआ। तो आपको बताया गया था कि बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था और अंग्रेज़ों ने बिना अनुमति से वो कंपनी का चारों तरफ बाड़ा बना रहे थे। सिराजुद्दौला ने क्या किया? उसको गिरवा दिया। अंग्रेज़ों ने क्या किया? युद्ध किया। तो अंग्रेज़ों ने उसके सेनापति मीर जाफर को मिला लिया था, और युद्ध जब सिराजुद्दौला से हुआ, प्लासी के युद्ध जब हुआ, तो प्लासी के युद्ध में वो मीर जाफर ने सिराजुद्दौला का सहायता नहीं किया। नतीजा हुआ सिराजुद्दौला पराजय हो गया। अब आपका अगर आपको पॉइंट लिखना है तो प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला पराजय क्यों हुई? उसका एक ही कारण था, उसका सेनापति जो मीर जाफर था वो सिराजुद्दौला का युद्ध में साथ नहीं दिया, इसलिए सिराजुद्दौला हार गया। अगला प्रश्न है दूसरा, यूरोपीय देशों को एशिया की ओर जाने वाली नए मार्गों की खोजना आवश्यक हुआ। तो आप कह सकते हैं 1453 में ऑटोमन तुर्कों ने कास्टिनोपल पर, इस्तांबुल पर आक्रमण कर लिया, और वही एक ऐसा था मार्ग जो एशिया और यूरोप को जोड़ने वाला था। तो उस समय व्यापारी घोड़े की सहायता से अपना व्यापार करते थे, लेकिन स्थलीय मार्ग तुर्कों ने क्या कर दिया? बंद कर दिया। नतीजा ये हुआ कि अब वहाँ के व्यापारी ने जल मार्ग खोज का अनुभव करने लगे। इसमें आपको यही दिखाना है कि तुर्कों ने आक्रमण करके उस जगह को, यानी कास्टिनोपल, इस्तांबुल को उन्होंने क्या किया? कब्जा कर लिया, उसको जीत लिया। तो जीतने के बाद यूरोप से आने वाले व्यापारियों जो एशिया में आते थे वो नहीं आ पाते थे, उनको मना कर दिया गया, भगा दिया गया। तो अब यूरोप व्यापारी एशिया में अपना व्यापार कैसे करें? इसलिए उन्हें नए मार्ग की खोज का अनुभव होने लगा। यूरोप के शासक व्यापारी कंपनियों, यूरोप के शासक व्यापारी कंपनियों को सैनिक सचल व्यापारी सुविधाएं प्रदान करने लगे। अब यूरोप के जो व्यापारी थे वह व्यापारी एशिया अफ्रीका में अपना व्यापार करके ढेर सारी धन संपदा वो यूरोप के लेके जाते थे। यूरोप धीरे धीरे क्या हो गया? संपन्न होने लगा। यह व्यापारी कभी कभी सामान को समुद्री डाकू लूट लेते थे, इनका बहुत नुकसान होने लगता था। इसलिए इनकी सुरक्षा के लिए, इनका व्यापार अच्छे ढंग से चले, इनकी सुरक्षा के लिए यूरोप शासक इन कंपनियों को सैनिक व्यवस्था देने लगे। अगला है चौथा कार्य, अफ्रीका के दक्षिण ओर पहुंचा। तो यहाँ पर लिखिए समुद्री नाविक क्या था? बार्थोलोम्यू डायस। क्रिस्टोफर कोलंबस, तो यहाँ आप लिखेंगे अमेरिका का छोर। अगला लिखेंगे भारत के पश्चिमी तट पर कालीकर बंदर का पहुंचा। त्याग लिखेंगे वास्को दी गामा। क्या लिखेंगे? वास्को दी गामा। तो यह पाठ आपका समाप्त हुआ। आपको प्रश्नोत्तर ही बताया गया, पाठ का सारांश बताया गया। पाठ एक बार, दो बार, तीन बार आप पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद
अगर कोई दुविधा होगी तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और अपने बुक में इतिहास का पूरा प्रश्न उत्तर लिख देंगे।